मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसका राजधानी नगर था, जहां दरबार लगता था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान मुगलों की राजधानियां बड़ी तेजी से स्थानांतरित होने लगीं। हालांकि बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए, लोदियों की राजधानी क्या थी? आगरा थी। तथापि उसके शासन के 4 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय दरबार भिन्न भिन्न स्थान पर लगाए जाते रहे। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। तो आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था अकबर ने। इसे आसपास के क्षेत्रों की खदानों से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। तो ये इसकी विशेषता है, किसकी? तो आगरे के किले की। ये इसकी विशेषता है, विशेषता। यहाँ पर थोड़ा सा ना चेंज कर देगा, ठीक है? यहाँ पर तो ध्यान रखेंगे कि लाल बलुआ पत्थर से ही बनाया गया था। यहाँ पर कुछ भी कर देगा कि संगमरमर से या गेरुए पत्थर से, ऐसे करके कुछ भी आपका यहाँ पर दे देगा। तो वो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय का एक कारण ये हो सकता है कि सीकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था, जहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उस समय तक एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बन चुकी थी। तो अब देखिए, यहाँ पर यह स्टेटमेंट आपका बन सकता है कि फतेहपुर सीकरी को एक नई राजधानी के रूप में बनाने का निर्णय अकबर ने क्यों लिया, या इसके पीछे क्या कारण थे। तो यहाँ पर देखिए, कारण दे दिया आपका। कारण ये दिया है यहाँ पर कि एक तो सीकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित थी, दूसरा ये तीर्थस्थल था। यहाँ पर सलीम चिश्ती की दरगाह थी। तो देखिए, यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बन चुकी थी। मुगल बादशाहों के चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ घनिष्ठ संबंध बने। अकबर ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया। विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार के निर्माण का उद्देश्य वहां आने वाले लोगों को गुजरात में मुगल विजय की याद दिलाना था। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ये एक तो ये पूछा है आपका कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, अकबर ने करवाया था। और अकबर ने किस उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो गुजरात विजय की याद दिलाने में या गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। ये आपका, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। और क्या पता कि अगली बार यही आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फतेहपुर सीकरी को फिर से नई राजधानी बनाने का निर्णय अकबर ने क्यों लिया, क्या कारण थे इसके पीछे। स्टेटमेंट आपका बन सकता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि अकबर द्वारा एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया, किसको? फतेहपुर सीकरी को। और नीचे लिखेंगे कारण, और कारण में आप ये 2 पॉइंट लिख देंगे कि एक तो ये तीर्थस्थल था और दूसरा ये अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था। तो ये इसका कारण था। 1585 में उत्तर पश्चिम को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया, और इस तरह 13 वर्षों तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी बनाए रखी। शाहजहां ने विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों को आगे बढ़ाया। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर बीपीएससी वाले थोड़ा ध्यान देंगे। बीपीएससी वाले यहाँ पर देखिए, अकबर ने एक तो किसको राजधानी बनाया है, यहाँ पर देखिए एक नई राजधानी बनाने की अभी बात हुई है कि फतेहपुर सीकरी को और फिर लाहौर को। तो ई ऑप्शन होगा इसमें। एक से अधिक उपयुक्त में से अब तो ऐसे आने लग गया कि 2 दे देगा यहाँ पर। एक तो दे देगा आपका फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी एक, दूसरा आपका दे देगा लाहौर, लाहौर, तीसरा दे देगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है? एक से, ये अधिक समझ जाइएगा। और इसमें दे देगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा एक से अधिक, क्योंकि आंसर ये आपके दोनों है। थोड़ा सा बीपीएससी वाले ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे अगर बीपीएससी का PYQ उठा करके, तो वहाँ पर जो 2 राजधानियाँ थी ना, उनका नाम दे दिया है। जैसे कि राजगीर का राजगिरी भी बोलते थे, राजगीर भी बोलते थे, तो उसका भी 2 दे दिया है। तो ऐसे ना वो 2 नाम उठा करके दे देगा और कन्फ्यूज कर देगा आपको। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है।
तो ये हो गया आपका। शाहजहां ने विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों को आगे बढ़ाया तथा इमारत निर्माण के अपने शौक को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया। जैसा कि आपने पहले के शासकों के संदर्भ में देखा, राजतंत्रीय संस्कृतियों में इमारत निर्माण कार्य राजवंशी सत्ता, धन तथा प्रतिष्ठा का सर्वाधिक स्पष्ट और ठोस प्रतीक था। मुसलमान शासकों के संदर्भ में इसे धर्मनिष्ठा के एक कार्य के रूप में देखा जाता था। 1648 में दरबार सेना व राजसीय खानदान आगरा से नई निर्मित शाही राजधानी शाहजहानाबाद चले गए। दिल्ली के प्राचीन रिहायशी नगर में शाहजहानाबाद एक नई और शाही आबादी थी। यहाँ लाल किला, जामा मस्जिद, चौकसी, चांदनी चौक के बाजार की वृक्ष भी थी और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। शाहजहां का यह नया शहर विशाल एवं भव्य राजतंत्र की ज़्यादा औपचारिक कल्पना को व्यक्त करता था। तो शाहजहानाबाद को किसने बसाया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। शाहजहानाबाद को बसाया था आपका शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहानाबाद को शाहजहां के द्वारा बसाया गया था। और ये कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, ये ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका। अब देखते हैं मुगल दरबार के बारे में। शासक पर केंद्रित दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया। इसका केंद्र बिंदु इस प्रकार राज सिंहासन अथवा तख्त था, जिसने संप्रभु के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान किया था। इसे एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी हुई थी। सहस्त्राब्दियों से भारत में राजतंत्र का प्रतीक रहे छत्री शासक की क्रांति को सूर्य की क्रांति से पृथक करने वाली मानी जाती थी। तो ये छोड़िए, ठीक है, यहाँ भी आपका कुछ नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिएगा, ये भी कुछ नहीं है। यहाँ एक शब्दावली दी गई है कॉर्निश। तो कॉर्निश का मतलब क्या होता था, तो ये अभिवादन का एक तरीका था। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कॉर्निश अभिवादन का एक तरीका था। इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। फिर इसे छोड़ दीजिएगा, इतना डीपली नहीं जाएगा कि कौन सा हाथ को नीचे रखते थे, कौन से हाथ को ऊपर रखते थे। शब बारात ये भी छोड़ दीजिए, ये भी कुछ नहीं है। अब यहाँ आते हैं सीधा। यहाँ पर ये सब तो आपको पता ही होगा कि जमी बोसी का मतलब क्या होता है। ये सब अभिवादन का ही एक तरीका है। सिजदा या दंडवत लेटना, ये भी अभिवादन का एक तरीका है। तो ये सब आप थोड़ा सा देख लेंगे, बस इसको पढ़ के ऐसे निकाल दीजिएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसका मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। मुगल दरबार में राजनयिक दूतों संबंधी नयाचारों में भी ऐसी ही सुस्पष्टता थी। मुगल बादशाह के समक्ष प्रस्तुत होने वाले राजदूत से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अभिवादन के मान्य रूपों में से एक या तो बहुत झुककर अथवा जमीन को चूमकर, अथवा ये भी कुछ नहीं है, इसे भी छोड़ दीजिए, ये भी कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पढ़ के निकाल दीजिएगा इसको। ये भी कुछ नहीं है, यहाँ से भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ आइए, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु सार्वजनिक सभा भवन, दीवाने आम, यानी सभी लोग इसमें भागीदार हो सकते थे, कोई भी धर्म के लोग हों, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर आते थे। ठीक है, ये सार्वजनिक सभा थी। वहाँ राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे तथा निवेदन करते थे। 2 घंटे बाद बादशाह दीवाने खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था। तो यहाँ पर अंतर थोड़ा सा देख लीजिएगा। दीवाने आम था, इसमें क्या होता था कि यहाँ पर सभी लोग आ सकते थे, और दीवाने खास था, इसमें कुछ निजी लोग ही आ सकते थे, निजी सभाएं ही होती थी यहाँ पर, और इसमें गोपनीय मुद्दों पर चर्चा की। जैसे आज के डेट में आप कैबिनेट मिशन को देख लीजिए, कैबिनेट किचन को देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये चीज़ था। तो खास यानी कुछ खास ही लोग होंगे जो आएंगे, इसमें शामिल होंगे। आम, जिसमें सभी लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो दीवाने खास था, इसमें राज्य के वरिष्ठ मंत्री उसके सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे और कर अधिकारी हिसाब का ब्यौरा देते थे। कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों अथवा वास्तुकारों, मीमार का मतलब होता है वास्तुकार, ये शब्दावली है, ये शब्दावली है, ध्यान रखेंगे। वास्तुकारों के द्वारा बनाए गए इमारतों के नक्शों को देखता था।
सिंहासनारोहण की वर्षगांठ, ईद, शब-ए बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत होता था। सजे हुए डिब्बों में रखी सुगंधित मोमबत्तियां और महल की दीवारों पर लटक रहे रंग बिरंगे बंधनवार आने वालों पर आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ते। तो ये भी कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा इसको। एक तो दीवाने आम क्या था और दीवाने खास क्या था। फिर ये भी कुछ नहीं है, इसे भी छोड़ दीजिएगा, ये भी छोड़ दीजिएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पर एक शब्दावली है, ध्यान रखिएगा। हीना का मतलब होता है मेहंदी, तो यहाँ पर हीना बंदी का मतलब होता है मेहंदी लगाना। कोई भरोसा नहीं है, एनसीईआरटी कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी आपका एक शब्दावली है। ठीक है, तो बस इसी को ध्यान रखिएगा, बाकी ये सब आप छोड़ दीजिएगा, ये सब काम की नहीं है। अब ये पदवियाँ, उपहार, भेंट, इसमें भी कुछ शब्दावलियाँ हैं, इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द है नकीब। नकीब का मतलब होता है उद्घोषकों, यानी जो उद्घोषणा करते थे उन्हें कहते थे नकीब। ये हो गया आपका। फिर यहाँ पर देखिए खिल्लत का मतलब क्या होता था, तो सम्मान का जामा, पुरस्कारों में सम्मान का जामा। सरप्पा का मतलब होता था सर से पांव तक। फिर आपका पद्म मुरस्सा का मतलब होता था रत्न जड़ित गहनों का सेट। जैसे आज बोलते हैं ना कि पूरा सेट चाहिए, वो जिसमें कान का, नाक का, गले का सब होता है, तो ऐसे ही गहनों का ये सेट था जिसको कहते थे पद्म मुरस्सा। तो ये शब्दावली हो गई आपकी। ये शब्दावलियाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये आप छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं है यहाँ पर। इसमें आप देख सकते हैं, मतलब बस 1 2 3 ऐसे करके तीनों चारों लिख लीजिएगा, यहाँ पर बता दीजिएगा, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन आप कैसे पूछ ले मिलान का। अब देखते हैं शाही दरबार के बारे में। हरम शब्द का प्रयोग प्रायः मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए होता है। यह शब्द फारसी से निकला हुआ है। सीसेट वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो हरम शब्द है वो फारसी है। ये यूपी पीसीएस वाले, पीसीएस में ही पूछता है ऐसा। जिसका तात्पर्य है पवित्र स्थान। तो हरम का मतलब क्या है, पवित्र स्थान। मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां, उसके नज़दीकी और दूर के रिश्तेदार व महिला परिचारिकाएं तथा गुलाम होते थे। बहुविवाह प्रथा भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर शासक वर्गों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस एक हरम का लिखना है यहाँ पर। हरम ये एक फारसी शब्द है और इसका मतलब होता है पवित्र स्थान। और यहाँ पर कौन कौन शामिल होते हैं, यहाँ पे केवल महिलाएं होती थी और कुछ बच्चे होते। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं माता दिया है, सौतेली माता, उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मासी, बच्चे। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी पुरुष इसमें नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे कि क्या पता इसमें बीच में डाल दे पुरुष। ठीक है, तो पुरुष इसमें शामिल नहीं होते थे। राजपूत कुलों एवं मुगलों दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनाने व मैत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका थे। विवाह में पुत्री को भेंट स्वरूप दिए जाने के साथ प्रायः एक क्षेत्र भी उपहार में दिया जाता था। ठीक है, दिया जाता था। इससे विभिन्न शासक वर्गों के बीच पदानुक्रमित संबंधों की निरंतरता सुनिश्चित हो जाती थी। इस तरह के विवाह और उसके फलस्वरूप विकसित संबंधों के कारण ही मुगल बंधुता के एक व्यापक तंत्र का निर्माण कर सके। इससे वे महत्वपूर्ण वर्गों से जुड़े और उन्हें एक बृहद साम्राज्य को इकट्ठा करने में मदद मिली। तो ये छोड़ दीजिएगा, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बस आपको शब्दावली देखना है कि जो शाही परिवार से आने वाली स्त्रियाँ होती थीं उन्हें बेगम कहते थे, अन्य स्त्रियों को अगहा कहते थे, दहेज यानी मेहर, और अगाचा यानी उपपत्नियाँ जो होती थीं उन्हें अगाचा कहते थे। तो यहाँ से बस यही देखना है, बाकी आप इसे छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ ये सेम ऐसे ही, फिर एक शब्दावली ये है आपका, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर ये छोड़ दीजिएगा और सीधे यहाँ आइएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था। तो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूं नामा, यानी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। तो ये हुमायूं नामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन तथा अकबर की चाची थी। तो ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ये भी।
कि ये गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, किसकी बहन थी, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी तथा अकबर की चाची थी। और ये जो बाबरनामा है, ये जो हुमायूंनामा है, ये किस किस भाषा में लिखा गया है मैंने आपको बता दिया ऊपर ही। गुलबदन स्वयं तुर्की तथा फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया तो उसने अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले संस्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया ताकि अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृति को पूरा कर सके। गुलबदन ने जो लिखा वह मुगल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं थी, बल्कि उसने राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्षों और तनाव के साथ ही इनमें से कुछ संघर्षों को सुलझाने में परिवार की उम्रदराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में विस्तार से लिखा। तो ये भी छोड़ दीजिएगा, बस इतना आपको नोट डाउन करना है। शाही नौकरशाही, इसमें देखिए क्या लिखा है कि मुगल इतिहास विशेषकर अकबरनामा के साम्राज्य की ऐसी कल्पना दी जिसमें क्रिया और सत्ता लगभग पूरी तरह से एकमात्र बादशाह में निहित है। यानी सर्वोच्च शक्ति किसके पास थी? बादशाह के पास थी, जबकि शेष राज्य को बादशाह के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस ऐसे एक बार पढ़ के इसको निकाल दीजिएगा, ये भी छोड़ दीजिएगा, ये भी कुछ नहीं है। ये सब भी ऐसे ही पढ़ के निकाल दिएगा। ये मनसबदार, ये मुरीद हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो यहाँ पर बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ अधिकारियों के नाम हैं, उसे आप देख लेंगे। एक तो है मीर बख्शी, ये उच्चतम वेतनदाता होता था। फिर आपका दीवाने आला, ये वित्त मंत्री होता था। और सद्र उस सुदूर यानी मदद मास अथवा अनुदान का मंत्री, और स्थानीय न्यायाधीशों अथवा काजियों की नियुक्ति का प्रभारी। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सद्र उस सुदूर। ये सद्र उस सुदूर भी पूछ लिया है आपसे, तो क्या पता इस बार ये सब पूछ लिया आपसे। मीर बख्शी भी पूछ चुका है, ये नहीं पूछा है, तो हो सकता है ये आपसे पूछ ले। ठीक है, तो ये जो दीवाने आला था ये वित्त मंत्री, और इसको कहते थे मदद मास अथवा अनुदान का मंत्री, यही है। और ये जो सद्र उस सुदूर होता था ये स्थानीय न्यायाधीश अथवा काजियों की नियुक्ति का प्रभारी होता था। तो ध्यान रखेंगे, दीवाने आला के नीचे यहाँ पर ब्रैकेट में करेंगे वित्त मंत्री, और इसके नीचे लिख देंगे मदद मास अथवा अनुदान करने वाला, ये मंत्री होता था। सद्र सुदूर के नीचे लिख देंगे स्थानीय न्यायाधीशों अथवा काजियों की नियुक्ति का प्रभारी होता था। फिर इसमें भी आपका कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक शब्दावली है तजवीज़। तजवीज़ होता था आपका याचिका, तो ये ध्यान रखेंगे, इसे नोट कर लेंगे। तजवीज़ का मतलब क्या है, तो वह है याचिका। ठीक है, और यहाँ पर तो इसको पकड़ ही लेंगे। तैनात मतलब क्या होता है, नियुक्ति। ठीक है, ये वाक़या नवीस भी पूछ लिया है। वाक़या नवीस क्या होते थे, ये दरबारी लेखक होते थे, और इनका निरीक्षण कौन करता था, तो मीर बख्शी करता था, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको पता ही होगा कि ये जो शासकीय आदेश को क्या बोलते थे, फरमान। ठीक है, फिर क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि क्या कहलाते थे, ये वकील होते थे। वकील को ही क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि कहते थे। दरबार की बैठकों को पहर कहते थे। और उच्च दरबार में समाचार यानी अखबारात ए दरबार ए मुअल्ला, ये हो गया आपका। तो ये जो शब्दावलियाँ ना बहुत इसमें ऐसे ही यहाँ से मेडाइवल से ये शब्दावलियाँ ही ज़्यादा उठ करके आती हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। फिर कसीद है, तो देख सकते हैं बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागज़ों को लेकर ये दिन रात दौड़ते रहते थे, ये देख सकते हैं, कशीद हो गया आपका। फिर इसमें कुछ नहीं है, छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए सूबा यानी प्रांत, प्रांतों को सूबा कहते थे। सूबेदार ये गवर्नर होते थे, ये देखिए सूबेदार, ये भी पूछा है आपसे, ये गवर्नर होते थे। परगना, परगना का मतलब होता था उपजिला। कानूनगो का मतलब आप लोग समझते ही हैं, राजस्व आलेख रखने वाला। चौधरी राजस्व संग्रह का प्रभारी होता था ये। फिर नीचे आइए, यहाँ देखते हैं। फिर ये सब छोड़ दीजिएगा, कुछ भी नहीं है। अब यह देखिए
शहंशाह का मतलब होता था राजाओं का राजा। जहांगीर का मतलब होता था आपका विश्व पर कब्जा करने वाला। शाहजहां का मतलब होता था विश्व का राजा। तो ये अलग अलग राजाओं द्वारा अपनाई गई खास उपाधियां थीं, तो ध्यान रखेंगे ये सब उपाधियां थीं। फिर ये छोड़ देंगे नीचे, फिर यहाँ देखिए, फिर ये सब भी बस पढ़ के ऐसे निकल लीजिएगा, इसे छोड़ दीजिएगा, इसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा ऐसे ही, इसे भी पढ़ लीजिएगा। अब इसी तरह सा पढ़ लेते हैं। मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक। यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिकों के विवरणों से हुई। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने वृत्तांत हैं। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत तक एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली व्यापारियों ने तटीय नगरों में व्यापारिक केंद्रों का जाल स्थापित किया। पुर्तगाली राजा भी सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट के धर्म प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में रुचि रखता था। 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाले जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने को बहुत उत्सुक था। उसने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूतामंडल गोवा भेजा। तो ये देखिए, ये आपसे यहाँ पर बन सकता है कि जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूतामंडल गोवा किसके द्वारा भेजा गया था? तो अकबर के द्वारा भेजा गया था। एक क्वेश्चन आपका हो गया, जैसे यहाँ पर बना देगा आपका कि जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूतामंडल गोवा भेजा गया था, किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बना देगा कि अकबर के द्वारा जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूतामंडल कहाँ पर भेजा गया था? तो वो भेजा गया था गोवा में। गोवा में भेजा गया था। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा और वह वहां लगभग 2 वर्ष रहा। इस जेसुइट लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात की और इसके सद्गुणों के विषय में उलमा से उनका वाद विवाद हुआ। लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1591 और 1595 में भेजे गए। जेसुइट विवरण व्यक्तिगत प्रेक्षणों पर आधारित है और वे बादशाह के चरित्र और सोच पर गहरा प्रकाश डालते हैं। सार्वजनिक सभाओं में जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के काफ़ी नज़दीक स्थान दिया जाता था। वे उसके साथ अभियानों में जाते, उसके बच्चों को शिक्षा देते तथा उसके फुर्सत के समय में वे अक्सर उसके साथ होते थे। जेसुइट विवरण मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासों में दी गई सूचना की पुष्टि करते हैं। तो ये सब छोड़ दीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये जो 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया गया, बस इतना ही आपको नोट डाउन करना है। फिर ये छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं है ये। औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना, पढ़ लेते हैं एक बार इसको भी। जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति अकबर ने जो उच्च आदर प्रदर्शित किया उससे वे बहुत प्रभावित हुए। ईसाई धर्म सिद्धांतों में बादशाह की स्पष्ट दिलचस्पी की व्याख्या उन्होंने अपने मत में बादशाह के धर्म परिवर्तन के संकेत रूप में की। इसे पश्चिमी यूरोप में हावी धार्मिक असहिष्णुता के माहौल के प्रकाश में समझा जा सकता है। मॉन्सेरेट ने टिप्पणी की, राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की कि सभी को उसके धर्म के अनुपालन की अनुमति देकर उसने वास्तव में सबका तिरस्कार किया। तो ऐसा किसने बोला था? बोला था मॉन्सेरेट ने। तो ये हो गया आपका एक तरीके से टिप्पणी, और ऐसे क्वेश्चन आपको पता है कि यूपीएससी उठाता है। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं, जैनों, पारसियों और ईसाइयों के बीच अंतरधर्मीय वाद विवादों को जन्म दिया। अकबर के धार्मिक विचार विभिन्न धर्मों व संप्रदायों के विद्वानों से
प्रश्न पूछने और उनके धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से परिपक्व हुए। धीरे धीरे वे धर्मों को समझने के रूढ़िवादी तरीकों से दूर प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित दैवी उपासना को स्वकल्पित विभिन्न दर्शनग्राही रूप की ओर बढ़ा। हमने देखा कि अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया और राजा की छवि तथा राज्य की विचारधाराओं को आकार देने में इसका प्रयोग किया। इसमें दैवी रूप से प्रेरित व्यक्ति का अपने लोगों पर सर्वोच्च प्रभुत्व तथा अपने शत्रुओं पर, तो ये छोड़ दीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा ये किसने कहा था, फिर ये छोड़ दीजिएगा, ये भी कुछ नहीं है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये मुंतखाब उत तवारीख किसकी रचना है, तो अबुल कादिर बदायूनी की। ये देखिए कह रहा है कि यहाँ अबुल कादिर बदायूनी के मुंतखाब उल तारीख से एक अंश दिया गया है और एक धर्म विज्ञानी और दरबारी बदायूनी अपने नियोक्ता की नीतियों का आलोचक था और अपनी पुस्तक की विषय वस्तु को वह सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। तो ये है आपका बुक का नाम और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर ये भी आपका कुछ नहीं है और यहाँ से ये सब है। हुमायूंनामा के लेखक की कब शुरुआत की, इसे एक बार थोड़ा सा ऐसे देख लीजिएगा, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। तो इस तरीके से ये जो पार्ट बी था हमारा 12th क्लास के एनसीईआरटी का हिस्ट्री का, वो ख़त्म हो गया। अब हम पार्ट सी को देखेंगे और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो मॉडर्न हिस्ट्री है वो, तो उसे हम देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।